सो बेटा, इससे पहले के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बोल्शेविक्स ने किस प्रकार से अपने मॉस्को और पेट्रोग्राद के इलाके पर कब्जा किया, इलाकों को अपने में शामिल किया और पूरे रूस में रशियन के अंदर सोशलाइजेशन की लहर एक तरह से स्थापित कर दी। तो पिक्चर देख रहे हैं आप, मुख्य उस समय के लीडर अक्टूबर रेवोल्यूशन के लेनिन को, और बाद में ट्रोट्स्की भी इनके अंदर शामिल हुए। इस चैप्टर में हम आगे बात करेंगे स्टॉलिन के बारे में भी, स्टॉलिन किस तरह से थे, कौन आए थे, उनका भी डिस्कस करेंगे। तो अभी आज हम डिस्कस कर रहे हैं द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशंस। ये जो टॉपिक है पेज नंबर 40 के ऊपर है, ये बुक में अक्टूबर के बाद क्या बदला, वहां हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आपके बहुत से पॉइंट उसमें पैराग्राफ्स के अंदर हैं, मैंने कोशिश की है कि पॉइंट्स आपको अवेलेबल हो जाएं, तो यहाँ ऐड किया है इसमें कुछ पॉइंट्स आपके लिए, और इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ये सब इसी पैराग्राफ में जो आप बुक के अंदर देख रहे हैं अपनी, उसमें ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। मैं बुक से भी आपको कंसल्ट कर दूंगा ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की समस्या ना आए, क्योंकि ये एक मेन क्वेश्चन भी बन जाता है कि अक्टूबर के बाद क्या बदला, अक्टूबर रेवोल्यूशन। अगर मैं एक्सरसाइज में देखता हूँ तो इस तरह का क्वेश्चन, फ्रांस के रूढ़िवादी अखबार के लिए, ब्रिटेन के लिए, इसमें से कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है के लिए कि यस, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए एक्सरसाइज में आ रहा है ये हमारे, कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। ये क्वेश्चन भी है ना, अपने आप में एक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए तो वो अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए, ये जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे ये उसी क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, डिस्कशन टॉपिक्स। फर्स्ट है, देखिए क्या परिवर्तन किया, और आपकी बुक में भी ये पहले ही लाइन में ही है, द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, therefore most industries and banks were nationalized। ज्यादातर उद्योग और बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइज कर दिए, ठीक है, नवंबर 1917 में ही। और निजी संपत्ति की व्यवस्था की पूरी तरह खिलाफ थे। लैंड वाज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीजाइज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो जमीन थी उन्होंने पूरी तरह से इसको सरकारी संपत्ति, सोशल, सरकारी भी क्या, सामाजिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी सभी की। और किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट भी दे दी। जी हाँ, खुली छूट दे दी किसानों को कि जो सामंतों की जमीन है उन पर आप कब्जा कर सकते हैं, आप कब्जा कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, इन सिटीज Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirements। जो बड़े बड़े जमींदारों के पास अपने मकान थे, उनमें को के भी उन्होंने छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ठीक है, उनके भी उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अभी जो बच्चे आए हैं क्लास के अंदर, अभी अभी ज्वाइन किया है, उनको मैं बता दूं बेटा, ये हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी है एक तरह का, और ये हमारा आज का टॉपिक भी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या परिवर्तन किए बोल्शेविकों के द्वारा। तो नंबर 3 पॉइंट्स हैं कि उन्होंने जो बड़े बड़े हाउस थे जिन लोगों के पास, उनके छोटे छोटे हिस्से कर दिए, उनके लिए हिस्सा छोड़कर। जी हाँ, मकान मालिकों के लिए हिस्सा, जो पर्याप्त हिस्सा था उतना छोड़कर बाकी मकान के हिस्से का पार्ट का छोटे छोटे हिस्से कर दिए, जिससे बेघर या जरूरतमंद लोगों को मकान मिल सके, मकान मिल सके। साथ ही पॉइंट नंबर 4, दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। जो पुरानी पदवियां थीं, जो बड़े बड़े अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग को दी गई थी पदवियां जार के द्वारा, उन पदवियों को इस्तेमाल पर पूरी तरह से उन्होंने रोक लगा दी। ओल्ड टाइटल्स मतलब बेटा, जैसे आप जानते हैं कि ब्रिटिश भी भारत में लोगों को टाइटल्स दिया करती थी, जैसे राय, राय बहादुर,
ठीक है। और कई उपाधियां भी दिया करती थी, जैसे नाइटहुड की उपाधि, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। और उन्होंने जब आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय वो उपाधि, हमने पढ़ा है चैप्टर्स के अंदर, क्लास 8 में भी, अपनी वो उपाधियां वापस लौटा दी। ठीक है, ये उपाधि ब्रिटिश के द्वारा लोगों को दी जाती रही। तो ऐसे ही जार के द्वारा भी बहुत सी उपाधियां, टाइटल्स लोगों को दिए जाते थे। तो ये जो टाइटल्स हैं पूरी तरह बैन कर दिए। आज भारत में जो टाइटल्स हैं, आज़ादी के बाद मुख्य रूप से हम अपने नाम के आगे जो लगा सकते हैं, वो हम एजुकेशन टाइटल्स लगाते हैं, जैसे डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर्स जो एमबीबीएस हैं वो तो लगाते ही हैं। जो रिसर्च करते हैं, एजुकेशन में रिसर्च करते हैं, वो भी अपने नाम के आगे ये टाइटल्स लगाते हैं। तो ये एजुकेशन टाइटल्स आप लगा सकते हो अपने नाम के आगे आज। ठीक, अदरवाइज और टाइटल्स हम यूज नहीं कर सकते। या आप किसी आर्मी के बड़े पद पर हैं, जहाँ रैंक होती है, ठीक है ना, कौन कौन सी रैंक्स होती हैं आप जानते हो, कर्नल्स हैं, मेजर्स हैं, है ना, ये रैंक, कैप्टन है। तो ये आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, आपके पद की रैंक है। अगर इसके अलावा और कोई उपाधियां जो किसी तरह से आप मनचाहे रूप से अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, है ना। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, और क्या परिवर्तन किए। ये आपकी बुक में है बेटा, एनसीईआरटी, उसी में से पॉइंट्स लिए गए। टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स, ठीक है, न्यू यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए उन्होंने एक डिजाइन फॉर द आर्मी, इसके लिए उन्होंने एक कंपटीशन भी रखा था, कंपटीशन रखा कि यूनिफॉर्म डिजाइन करनी है। इसके लिए एक बड़ा से पार्टी की गई और एक कंपटीशन किया गया कि निकल के आए न्यू यूनिफॉर्म। और उसमें एक सोवियत हैट निकल के आया, जो उसकी हिस्सा बना रशियन का, जिसमें उन्होंने चूज किया। बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। यस, बोल्शेविक पार्टी का अब नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ बोल्शेविकों की तरफ से। साथ ही रशियन बिकेम ए वन पार्टी स्टेट एंड ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। इस समय केवल एकमात्र पार्टी हो गई, जी हाँ, एकमात्र पार्टी, यानी एक दलीय सरकार, एक दलीय व्यवस्था वहां पर स्थापित होगी रशिया में। हमारे यहाँ जैसे बहुदलीय है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, या 8th क्लास में कभी जिक्र आया होगा, 8th में नहीं आया हमारे, जी हाँ, 8th में ये तो नहीं आया हमारे दलीय सरकार का। जहाँ मल्टी जो है पार्टी सिस्टम, वो भारत में है, बहुत पार्टियां हैं, आपके पास चॉइस है, लॉट ऑफ चॉइस, वी हैव लॉट ऑफ चॉइस। हम किसी भी पार्टी को चूज कर सकते हैं, आपकी मनपसंद पार्टी को, जब चुनाव हो और उसमें से सरकार बनती है ना। लेकिन वहां एक दल हो गया, अब जब एक ही दल हो गया तो लोगों के पास चॉइस ही क्या बची, कोई चॉइस नहीं बची। तो रूसी सोवियत कांग्रेस, जो इन्होंने अपना एक नाम दिया, उसी को दर्जा दे दिया गया, संसद का दर्जा दे दिया गया। ये काम हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम, पॉइंट नंबर 8, द बोल्शेविक इंट्रोड्यूस्ड ए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग on the basis of which 5-year plans were made for development of Russia. रशिया के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना एक तरह की 5 years प्लान्स को इसमें लागू किया गया, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ रशिया के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बोल्शेविक में समय में तुरंत परिवर्तन आए, तुरंत परिवर्तन आए। ठीक है, अब इस तरह की जो रेवोल्यूशन होती, बोल्शेविक ने विशेष रूप से जो रेवोल्यूशन किया बेटा, उसमें ये चेंजेस आए। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, उसी वो ही एक प्रकार का ये टॉपिक में से लिया गया है, जो इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। अब इसमें बीच बीच में और भी डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने अपना नाम बदल के जो था, द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन
कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने अपना बोल्शेविकों ने नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। ठीक है, ये घटना है जो घटी मेनली रूप से नवंबर के अंदर। उन्होंने बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए इस समय कि भाई हम एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने वाले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन भी करेगा, तो उसके लिए एक चुनाव करवाते हैं। जैसे हमारे भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका असेंबली, पहले संविधान सभा गठित हुई कि जो जो लोग शामिल होंगे, तो उसमें भारत के हर कोने से लोगों को लिया गया, हर कोई दल ना छूट जाए, कोई जाति समुदाय ना छूट जाए। ऐसे इन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्हें चुनाव में बहुमत नहीं मिला। तो 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। लेनिन, जी हाँ, लेनिन जो इससे ऊपर की पहली स्लाइड्स में हमने देखा, उन्होंने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। जी हाँ, ये जो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने रशिया में इस असेंबली को बर्खास्त कर दिया। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक है। अनिश्चित स्थितियां यानी जो अक्टूबर क्रांति के बाद बनी, उनकी ये बारे में ये बात कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई कहाँ इन्होंने जिस तरह से एक ही बात की कि रूसी सोवियत कांग्रेस बना दी जाए, जो संविधान सभा है उसको बर्खास्त करके रूसी सोवियत कांग्रेस, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस का गठन किया गया। तो मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोस में जर्मनी से संधि कर ली। जर्मनी जिसके बारे में जिक्र करते आ रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितना बड़ा नुकसान रूसी सैनिकों को झेलना पड़ा उसकी वजह से उस युद्ध में, और उन्हीं के खिलाफ ये उठकर खड़े हुए थे। उन्हीं के खिलाफ यहाँ बगावत हुई थी, अक्टूबर क्रांति, जो स्थितियां पनप रही थी। तो वहीं इन्होंने अब आगे जाकर देखिए उनसे संधि की। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई, एकमात्र पार्टी रह गई। जी हाँ, जैसे अब बताया कि यहाँ देखिए किस तरह से उन्होंने एक ही पार्टी स्टेट बन गया अभी, और उस पर भी जो कंट्रोल हुआ, इन्होंने ट्रेड यूनियंस थी उन पर कंट्रोल कर लिया, पूरा अपना ट्रेड यूनियंस पे कंट्रोल कर लिया पूरी तरह से बोल्शेविक पार्टी ने। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था का देश बन गया, जहां केवल एक दल है, आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप कोई और सरकार और क्या और दल चुन सकें अगर ये ठीक से काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई रूस के अंदर कि वहां सिर्फ एक दल बना रहा और सभी उस दल ने जो समझा, जो सोचा, वही सब लोगों पर लागू किया। गुप्तचर पुलिस, ठीक है, गुप्तचर पुलिस जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, वहां की लोकल्स थे, तो बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। जो भी बोल्शेविकों के खिलाफ बोल रहा था, तो फिर लोकतंत्र कहाँ गया बेटा? इन्होंने सोशलिज्म तो स्थापित किया, अपने किसानों से जमीन दी गई, सामंतों को के खिलाफ बोल दिया गया कि भाई किसान सामंतों से पूरी तरह से जमीन हासिल कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। बड़े बड़े मकानों के मालिकों से उनके मकान खाली करवाकर उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया लोगों के लिए। ये तो इन्होंने सोशलिज्म का काम किया, लेकिन इसमें डेमोक्रेटिक कहाँ गया? लोकतंत्र तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दिया बेटा कहीं? हाँ, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया। ये तो वही बात होगी ना, फिर जार और इनमें अंतर क्या रह गया? ठीक है, वैसे बोल्शेविकों का प्रभाव काफी लंबे समय तक रशिया में रहा है और चल रहा है, लेकिन ये तो वन पार्टी स्टेट बन गया जो किसी की सुनेगा नहीं एक बार बनने के बाद। तभी हमारे भारत की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, देखिए जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें ये सब आते हैं। सोशलिज्म भी है हमारा, डेमोक्रेटिक भी है, हम रिपब्लिक भी हैं, हम सब हैं।
यही तो भारत की खूबसूरती है, हमारे संविधान की, हमारे देश की। तभी आजादी के बाद हम एक रह पाए, तभी एक रह पाए। कोई रेवोल्यूशन, कोई सिविल वॉर जैसी कंडीशन भारत में नहीं आई। हाँ, कभी कभी जो है आपके हमें सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी, युद्ध के समय इमरजेंसी लगानी पड़ी, या एक समय आया था 1975 में जब इमरजेंसी लगानी पड़ी, वो एक अलग मैटर है। बट उसके बाद भी हम कितने स्ट्रांग वे से खड़े हैं आज दुनिया के आगे। इतने सारी विभिन्नताएं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, कल्चर की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, और उसके बाद भी हम, हाँ जी, डाइवर्सिटी है, इसके बाद हम खड़े हैं। ये अपने आप में एक हमारे खूबी है संविधान की, हमारे लोकतंत्र की, डेमोक्रेटिक की। आज हम अपना कोई भी दल खड़ा कर सकते हो, आप और मैं मिलके एक संगठन खड़ा कर सकते हैं, पार्टी खड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल छूट है आपको, अपने विचार आप रख सकते हो लोगों के आगे। लेकिन वहां तो ये बंद हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया बोल्शेविकों के द्वारा। तो बहुत सारे युवा लेखक जो नए नए वहाँ राइटर्स बन के आ रहे थे, आर्टिस्ट बन के आ रहे थे, वो बोल्शेविकों के साथ थोड़े जुड़े हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये कम से कम समाजवाद तो है, सोशलिज्म की तरफ तो जा रहे हैं। तो अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकार और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, वहां पे नए नए चित्र, नए नए अपने विचार बनाए। लेकिन लेकिन यहाँ पर सेंसरशिप लागू था, सेंसरशिप। अब सेंसरशिप के बारे में जानते हो ना आप, सेंसरशिप क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरशिप? जी हाँ, कोई भी बच्चा बताए। आदित्य, सेंसरशिप क्या होती है बेटा? हाँ, सही नहीं है, किस विषय में सही नहीं है ईशान? सेंसरशिप किस पे लागू होती है? हाँ जी, सेंसरशिप, सेंसरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसरशिप? हाँ, देखो यहाँ मीडिया का रोल है इसमें। मीडिया के अंदर कोई भी चीज प्रकाशित हो रही है वो बिना सरकार की इजाजत के नहीं होगी। सेंसर बोर्ड बनाया इसके लिए उन्होंने, जैसे भारत में सेंसर बोर्ड है, और वो फिल्म जो भी रिलीज होती है उससे पहले खुद देखते हैं, और देखने के बाद एक सर्टिफिकेट जो है वो जारी करते हैं फिल्म के लिए। और कई सीन वो कट भी कर सकते हैं, जैसे कोई ऐसा सीन जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, किसी कोई ऐसी लैंग्वेज का, अब्यूज लैंग्वेज का ज्यादा ही उपयोग कर दिया गया है, जो जरूरत नहीं है, बिना बात में कर दिया गया है, तो वो उनको कट कर सकते हैं। अखबार की किसी न्यूज के ऊपर सेंसर लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। तो सेंसरशिप लागू थी, यानी सरकार के खिलाफ कोई भी यदि बोल रहा है मीडिया के अंदर। हाँ जी, यस, जिसमें कभी ए लिखा होता है, कभी यू ऑब्लिक ए लिखा होता है, कभी केवल यू लिखा होता है ना? देखिए, ए का मतलब केवल 18 ईयर से ऊपर अडल्ट ही देख पाएंगे, यू ऑब्लिक ए का मतलब 12 ईयर से ऊपर सभी व्यक्ति उसको देख सकते हैं, और यू का मतलब छोटे बच्चे, किड्स वगैरह सब देख सकते हैं। इसके अलावा बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, है ना, जो स्टार्टिंग में उनको दिखाना पड़ता है फिल्म के ऊपर ही कि हम ये कौन सा सर्टिफिकेट है। और अगर फिल्म आपके थिएटर में चल रही है तो थिएटर वाले उम्र के हिसाब से अंदर जाने से रोक सकते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि बेटा वो अपनी ज्यादा टिकट बिके उनकी, इसकी वजह से नहीं जाने, सबको ही जाने देते हैं, वो एक अलग मैटर करता है। इस पे भी स्टॉप होना चाहिए, जब अगर सर्टिफिकेट मिला है तो उसी उम्र के ही लोग जाने चाहिए उसके अंदर, है ना? ये पहले शो कर दिया जाता है, इनकी महत्ता है अपने अपने सर्टिफिकेट्स की। तो इन्होंने सेंसरशिप लगाए रखी थी, सेंसरशिप कर दिया था कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा किसी भी तरह का आपके
सरकार के खिलाफ कोई अगर चित्र बना रहा है, कार्टून बना रहा है, तो वो भी कलाकारों को रोक देते थे। तो धीरे धीरे इन लोगों का भी, जो नए नए कलाकार थे, जो नए नए आर्टिस्ट थे, उनकी ऊपर भी प्रतिबंध जब लगा, तो उनका भी पार्टी के प्रति मोह भंग होना शुरू हो गया, मोह भंग शुरू हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, आज का सेशन, अक्टूबर के बाद क्या बदला। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और ये क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज का, वो भी इसका आंसर था। कल मैं इसमें, अभी देखिए मैंने इतनी ही स्लाइड है, 16 स्लाइड तक ही है, कल मैं अपने नेक्स्ट सेशन की स्लाइड इसमें ऐड कर दूंगा, जो हमारा बात करेंगे सिविल वॉर के ऊपर, गृह युद्ध जो रशिया के अंदर हुआ, किस कारण से हुआ, क्या कारण थे उसके गृह युद्ध होने के, है ना। गृह युद्ध के कारण घर के अंदर उत्पन्न हुई स्थितियां आई, कोई बाहरी युद्ध नहीं है इसमें, कोई दूसरे देश से युद्ध की बात नहीं कर रहा है, घर में होने वाली कंडीशंस जो क्रिएट हो जाती हैं। भारत में भी कोशिशें की गई आजादी के बाद कि गृह युद्ध हो जाए, लेकिन भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने बड़े ही उसको अपने विवेक से इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के विचारों को दबा दिया, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे लोगों के अपने स्वयं विवेक के कारण हो, कि वो पनप नहीं पाई। वरना सिविल वॉर्स भारत में कभी भी हो सकता था, ये हमारी एक बड़ी खूबी है, और ये बनी ही रहती है और आगे भी बनी रहेगी, है ना। तो आज का हमारा बेटा सेशन यही था, यहीं तक रहा, जो हमने डिस्कस किया अक्टूबर के बाद। कल अपने सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सिविल वॉर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी को।